स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एमपीजीके की उड़ान सीरीज चल रही है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो चंबल नदी है उसको पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने जो चंबल नदी की सहायक नदियां थी कौन कौन सी, काली सिंध, पार्वती। इसके बाद हमने सिंध नदी को पढ़ा। ठीक है, और चित्रा नदी। तो यह चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हमारी जो अगली नदी है बेतवा नदी, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप फटाफट से मैप बनाएंगे मध्य प्रदेश का। तो हमने एमपी का मैप बनाया, फटाक से एमपी का क्या करना है, हमको मैप बनाना है। हमने जो कल पढ़ा था, कौन सी नदी पढ़ी थी कल हमने? कल आप देखेंगे कि हमने चंबल नदी, तो आप देखेंगे चंबल नदी महू के जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है इस तरीके से मध्य प्रदेश में 2 बार ये क्या होती है, प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में राजस्थान, राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश को टच करती है ये मुरैना भिंड वाले क्षेत्र में। तो उसके बाद यहाँ पर जाकर वो किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी कल क्या, हमारी चंबल नदी। उसके बाद हमने चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, जो इंदौर से भी निकलती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी काली सिंध नदी, जो देवास के बागली गांव से निकलती है। ये भी राजस्थान में जाकर किससे मिल जाती है, अपनी चंबल नदी से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा था सीहोर के आस्था से निकलती है कौन सी नदी, तो आप देखेंगे सीहोर के आस्था से निकलती है हमारी पार्वती नदी। और यहाँ आप देखेंगे विदिशा के सिरोंज से निकलती है कौन सी नदी, सिंध नदी, जो गुना को क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। और यहाँ पर पूनो नदी जो है वो क्या करती है, चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये हमारा चंबल नदी का थोड़ा सा हमने रिविजन किया। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको रायसेन देखने को मिलेगा। तो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है कौन सी नदी, बेतवा नदी। तो आपको हेडिंग डालना है और मैप में भी आपको क्या बनाना है, बेतवा नदी बना लेना है। तो आप बनाएंगे बेतवा नदी। ठीक है, तो हमको बेतवा नदी को बनाना है। तो आप देखिए बेतवा नदी आप रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। हमको एमपी का मैप सामने रख के पढ़ना है। यहाँ पर आपको रायसेन देखने को मिलेगा। तो रायसेन के कुमरा गांव से निकलकर इस तरीके से ये क्या करती है, प्रवाहित होती है और ये जाकर यमुना नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो आप इसके अंतर्गत लिखते जाएंगे। आप देखेंगे कि जो ओरछा है, जो बुंदेलखंड वाला ये पूरा एरिया जो है आपको दिखेगा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। तो ये पूरे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को क्या करती है, पानी सप्लाई करती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है कौन सी नदी, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुमरा गांव, जो कहाँ पड़ता है, रायसेन में। तो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है कौन सी नदी, तो ये है हमारी बेतवा नदी। ठीक है, जिसे बुंदेलखंड की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें फटाफट से आप लिखते रहेंगे कि सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे कि बेतवा नदी को हेडिंग डालेंगे सबसे पहले बेतवा नदी, बेतवा नदी। और बेतवा नदी में आप लिखेंगे इसका उद्गम। तो आप देखेंगे कि बेतवा नदी है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, रायसेन के कुमरा गांव से हुआ है। तो लिखेंगे उद्गम में कुमरा गांव, कुमरा गांव कौन सा जिला आता है, रायसेन। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बेतवा नदी है उसकी लंबाई कितनी है। तो आप लिखेंगे बेतवा नदी की लंबाई, तो लंबाई लिखेंगे, इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी 480 किलोमीटर। कितनी देखने को मिलेगी, 480 किलोमीटर। तो उद्गम, उसके बाद लंबाई। आप देख लेते हैं कि इसका समापन कहाँ होता है और कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है। तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है आप देखेंगे ये तो एमपी की बॉर्डर है। उसके बाद इतनी एमपी की बॉर्डर है, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश दिखेगा ना, यहाँ पर यूपी लग जाता है। तो आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश से प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश जाती है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर झांसी और ये जिले आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश की बाउंड्री को वापस टच करती है, जहां पर आपका निवाड़ी शहर बसा हुआ है। ठीक है, ओरछा। तो ओरछा ओरछा को आप देखेंगे कि वो कहाँ पर है, बेतवा नदी के तट पर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रवाहित होकर वापस यूपी में जाती है और यूपी में यहाँ पर जाकर वो क्या करती है, यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, किससे मिल जाती है, यमुना नदी से। ठीक है, तो आप इसके राज्य देख लीजिए कि कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है। तो आप देखेंगे इसके राज्य जो है, आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब बुंदेलखंड वाला जब क्षेत्र देखेंगे तो आपको ये वाला जो क्षेत्र है, आप जो यहाँ पर बुंदेलखंड का क्षेत्र देखेंगे, ये वाला पूरा एरिया आपको क्या देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र।
तो आप देखेंगे बेतवा नदी यहाँ पर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बेतवा नदी यहाँ पर प्रवाहित होने वाली क्या है, सबसे बड़ी नदी है। इसलिए बेतवा नदी को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देख लें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो आप लिखेंगे बेतवा नदी की सहायक नदियां। तो बेतवा नदी की सहायक नदियां है कुछ। अब देखेंगे इसका उद्गम जो है रायसेन के कुमरा गांव से होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन से भाग से निकलती है, कौन से पर्वत से निकलती है, कौन से पहाड़ी से निकलती है, कौन से एरिया से निकलती है। ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है कि बेतवा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो उसमें सतपुड़ा श्रेणी भी दिया हुआ था, नेकल श्रेणी, उसके बाद आप देखेंगे विंध्याचल श्रेणी, कैमूर श्रेणी। तो आप देखेंगे कि ये विंध्याचल वाले क्षेत्र से निकलती है। आपने हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो पर्वत पड़े इससे पहले नदियों के पहले, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको विंध्याचल पर्वत देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये जो बेतवा नदी है वो क्या करती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। विंध्याचल पर्वत के कौन से भाग से, उत्तरी भाग से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ है, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग से। ठीक है, तो आप ये भी लिख लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे कि इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत के कौन से, ये उत्तर वाला एरिया है, उत्तरी भाग से। तो विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसमें इसकी सहायक नदियां। तो आप सहायक नदियां हेडिंग डालेंगे और लिखते जाएंगे कि बीना, उसके बाद आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी। तो आप लिखेंगे इसमें सहायक नदियों में बीना नदी जो आपको सागर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे धसान नदी। ठीक है, ये बीना नदी इंपॉर्टेंट है। ये सहायक नदियां जो है वो क्वेश्चन फैक्ट मतलब वन लाइन फैक्ट में आता है कि बीना नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो बीना नदी किसकी सहायक नदी है, बेतवा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद आप देखेंगे हलाली नदी, बीना नदी, धसान नदी, हलाली नदी और जामनी नदी। तो ये जामनी नदी जो आप देखेंगे ना, ये जामनी नदी आपको यहाँ पर बाउंड्री जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर आपको बहते हुए नजर आएगी। तो ये इसलिए जामनी नदी जो है वो सीमा बनाती है किसके साथ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की क्या करती है, सीमा बनाती है। कौन सी नदी का बोल रहे हैं हम, जामनी नदी का। ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं कि बेतवा नदी भी उत्तर प्रदेश और क्या करती है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जामनी नदी है जो वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। तो हमने देखा बेतवा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी, बीना, धसान, हलाली और जामनी नदी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो नदियां हैं इनके तट पर कौन कौन से शहर स्थित है। तो तट पर स्थित शहर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो विदिशा में भी प्रवाहित होती है। आप देखेंगे रायसेन से निकलती है, तो रायसेन तो है ही। कौन कौन से शहर है, रायसेन का कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, आप देखेंगे विदिशा, विदिशा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको विदिशा वाला एरिया मिलेगा जहां से विदिशा से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, कौन सी नदी का उद्गम आपको मिलता है विदिशा से, विदिशा के सिरोंज से। तो आप देखेंगे सिंध नदी जो चंबल नदी की सहायक नदी है, सिंध नदी, उसका उद्गम आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप देखेंगे विदिशा के सिरोंज तहसील से। ठीक है, तो विदिशा, सांची जो रायसेन का सांची है शहर वो। उसके बाद आप देखेंगे रायसेन में ही पड़ता है आपको भोजपुर। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ओरछा पड़ेगा। ठीक है, ओरछा आपको कहाँ पड़ेगा, ये बुंदेलखंड वाला निवाड़ी वाला क्षेत्र है वहां पर ओरछा। ठीक है, उसके बाद ये अशोकनगर में प्रवाहित होती है, तो चंदेरी, ये क्या है, इसके किनारे बसे प्रमुख शहर है। तो कौन कौन से शहर है आप थोड़ा सा देख लें मैप में। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, तो कौन कौन सा, सांची आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे भोजपुर, सांची, ये दोनों रायसेन में ही पड़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ओरछा आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको चंदेरी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, विदिशा मिलेगा। तो ये जो है इतने शहरों से क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, आपको सामने एमपी का मैप रखना है, जिलों का मैप होता है आपका, जो मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल राजनीतिक मैप है वो सामने रखना है, और उसमें आप देखते जाएंगे कि रायसेन कहाँ पर है। आप देखेंगे कि रायसेन यहाँ आपको लगभग देखने को मिलेगा। तो रायसेन से ये इस तरीके से प्रवाहित हो रही है नदी। अब आप मैप में देखेंगे कि आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर अशोकनगर, जो अशोकनगर जिला देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, अशोकनगर में भी, अशोकनगर का जो चंदेरी है वो वाला एरिया है उसमें। यहाँ पर रायसेन में आपको सांची देखने को मिलेगा, जहाँ पर सांची के स्तूप है, तो सांची शहर। उसके बाद आप देखेंगे भोजपुर, वो भी आपको रायसेन में ही देखने को मिलेगा। तो भोजपुर भी किसके किनारे है, बेतवा नदी के किनारे है। आप निवाड़ी देखेंगे, जो ओरछा, निवाड़ी का जो ओरछा है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बेतवा नदी के तट पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको अच्छे से क्या करना है, फैक्ट वाइज याद रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, ये आपने देख लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कुछ फैक्ट है वो आप लिख ले।
कि सबसे पहले तो मैंने जो बताया कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो आप लिखेंगे कि बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या लिखेंगे? बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे कि जो बेतवा नदी है उसे क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद इसमें एक और फैक्ट लिखेंगे कि बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है? तो आप लिखेंगे प्रदूषण के आधार पर, क्योंकि बेतवा नदी में आप देखेंगे प्रदूषित नदी है जैसे गंगा नदी है। गंगा नदी में आप देखेंगे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा प्रदूषण था, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बेतवा नदी को भी प्रदूषण के आधार पर क्या कहा जाता है? प्रदूषण के आधार पर क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो आपको कहाँ से उद्गम इसका देखने को मिलेगा? रायसेन के कुमरा गांव से। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ये रहा हमारा रायसेन का कुमरा गांव, जहां से और कौन सी पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। इसकी लंबाई आपको 480 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ऐसे तो 590 किलोमीटर है, कहीं कहीं आपको 590 भी मिलेगी और कहीं कहीं आपको 480 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कौन से राज्यों में ये प्रवाहित होती है। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों में ये क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां हमको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, 2 नंबर में बेतवा नदी लिखने को आ जाए, 7 नंबर में भी 7 मार्क्स में भी लिखने को आ जाएगा। तो हमको क्या करना है? 7 मार्क्स में अगर आपने लिखने को अगर आ जाए एमपीपीएससी मेंस की अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या करना है? बेतवा नदी हेडिंग डालना है, उसका उद्गम कहाँ हुआ, से कहाँ से हो रहा है, उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, फिर उसका समापन कहाँ पर होता है, सहायक नदियां कौन कौन सी है, उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं जो है वो चल रही है। ठीक है, इसके बाद कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद उससे जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है हमने जो लिखे हैं, ये सब कौन से किनारे जो शहर है वो स्थित है। ठीक है, ये सभी चीजें हमको लिखना है। और बेतवा नदी का क्या महत्व है बुंदेलखंड के लिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लिखा। उसके बाद हम सहायक नदियां देखेंगे, तो बीना नदी, धसान नदी, हलाली नदी और जामनी नदी, ये क्या है? अपनी बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन से शहर यहाँ पर है। तो आप देखेंगे विदिशा है, रायसेन का सांची है, भोजपुर है, ओरछा है, ये आपको निवाड़ी जिले में देखने को मिलेगा। भोजपुर आपको रायसेन में देखने को मिलेगा, सांची भी रायसेन में देखने को मिलेगा और चंदौली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अशोकनगर में। उसके बाद आप देखेंगे कि बेतवा नदी जो है उसको प्रदूषण के आधार पर क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी जीवन रेखा कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और प्रदूषण के आधार पर क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो ये हमारी हो गई है बेतवा नदी कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमको थोड़ा इसमें लिखना है, समापन लिखेंगे और उस पर कौन सी परियोजनाएं चल रही है उसके बारे में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि बेतवा नदी का समापन कहाँ से हुआ है। तो बेतवा नदी का समापन कहाँ पे हुआ? तो आप देखेंगे कि बेतवा नदी का समापन आप देखेंगे यमुना नदी में मिल रही है यहाँ पर जाकर उत्तर प्रदेश में। तो लिखेंगे समापन। ठीक है, समापन डालेंगे पॉइंट और उसमें लिखेंगे इसका समापन कहाँ पर हो रहा है। तो आप देखेंगे इसका समापन, तो आप समापन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, यहाँ पर आपको हमीरपुर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, किसमें? यमुना नदी में। तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, किसमें हो जाएगा? यमुना नदी में, यमुना नदी में। अब यहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही, कौन कौन से बांध बने हैं या कौन कौन से आप देखेंगे जलप्रपात बने हैं। तो आप लिख लेंगे परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो परियोजना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इस पर और जो इसकी सहायक नदियों पर परियोजनाएं हैं। तो आप लिखेंगे परियोजनाएं। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको हलाली परियोजना मिलेगी, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना कहा जाता है। सम्राट अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर परियोजना जो आपको कौन सी नदी पर मिलेगी? जो बेतवा की क्या है? सहायक नदी, कौन सी? हलाली नदी। ठीक है, हम देखेंगे कि जो इसकी सहायक नदियां है ना, उसमें भी जो परियोजना है वो भी बेतवा नदी के अंतर्गत भाई, ये पूरा जो नदियां है और उनका जो अफवाह तंत्र है, उसकी जो सहायक नदियां हैं साथ में, तो ये पूरा बेतवा नदी का ही क्षेत्र है।
ठीक है, उसके सहायक नदियों के साथ, ठीक है, उसका अपवाह तंत्र। तो इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं कि हलाली नदी पर, अब हलाली नदी छोटी नदी है, उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेतवा नदी के अंतर्गत हम परियोजनाओं में पढ़ लेंगे कि हलाली नदी जो है, हलाली परियोजना बनी है, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना सेकंड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना देखने को मिलेगी, तो लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, जो आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो ये हो गई हमारी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। उसके बाद सम्राट अशोक सागर परियोजना, और एक हमारा जो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है उसको ही राजघाट परियोजना भी कहा जाता है। आप ये लिख लेंगे एक चित्र बनाकर कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को ही क्या कहा जाता है, हलाली परियोजना भी, ये सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को ही क्या कहा जाता है, राजघाट परियोजना, राजघाट। और एक इस पे क्या बना हुआ है, माता टीला बांध बना हुआ है, ये भी लिख लेंगे, माता टीला बांध। ठीक है, तो ये प्रमुख परियोजनाएं हो गई जो बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको बेतवा नदी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बेतवा नदी सबसे पहले तो किसकी सहायक नदी है, तो आप बोलेंगे यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो बेतवा नदी का उद्गम आप देखेंगे कि रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। पढ़ने के साथ साथ हमको क्या करना है, रिवाइज भी करते चलना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको लगभग 480 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 590 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी। तो 480 किलोमीटर क्या है, बेतवा नदी की लंबाई है। ठीक है, क्या है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश में जाती है, और फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश की जो ओरछा शहर है उसको टच करती है हल्का सा, और फिर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर क्या करती है, यमुना नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो आप देखेंगे सागर में स्थित है बीना नदी, बीना नदी। उसके बाद रायसेन में हलाली नदी आपको देखने को मिलेगी। तो बीना नदी, हलाली नदी, ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक जामनी नदी है जो आपको यहाँ पर बुंदेलखंड जो ओरछा वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि जो हमारी जामनी नदी है वो क्या करती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या करती है, सीमा बनाती है। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ा हमने, इसकी जो परियोजनाएं हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, तो सम्राट अशोक सागर परियोजना, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, इसको हलाली परियोजना भी कहते हैं क्योंकि हलाली नदी पर बनी हुई है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। उसके बाद देखेंगे राजघाट परियोजना और माता टीला बांध, तो ये सब हमको बेतवा नदी की क्या है, बांध या परियोजनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो बेतवा नदी है उसको क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है वो इतना क्या है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड को जो पानी सबसे ज्यादा मिलता है वो किससे मिलता है, बेतवा नदी उसकी सहायक नदियों से, इसलिए बेतवा नदी को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद एक हमने टेक्स्ट पढ़ा कि बेतवा नदी को क्या कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इसके बाद हमारी बेतवा नदी हो गई है। इसके बाद हमारी सोन नदी और टोंस नदी, ये दोनों नदियां हमको पढ़नी है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हम टोंस नदी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सोन नदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे टोंस नदी, मैप में फटाक से टोंस नदी को हम क्या कर देंगे, फटाक से बना देंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे टोंस नदी, सबसे पहले तो आप मैप बनाएंगे एमपी का, तो उसमें क्या करेंगे, टोंस नदी को शो करेंगे। तो ये हमारा एमपी का मैप कुछ इस तरीके से है। तो आप देखेंगे कि टोंस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आप देखेंगे कि सतना आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर रीवा सतना वाला जो क्षेत्र है सतना, तो सतना से निकलती है टोंस नदी हमारी। ठीक है, सतना से निकलेगी टोंस नदी इस तरीके से, और ये रीवा होते हुए क्या करेगी, इधर जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी चंबल नदी इस तरीके से, और ये चंबल नदी क्या कर रही है, हमारी यमुना में मिल रही है। ये यमुना नदी है, ये चंबल नदी है। ठीक है, ये हमारी टोंस नदी है। कौन सी नदी है, टोंस नदी। तो ये इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। आप देखेंगे अब इधर से ही निकलती है कौन सी, गंगा नदी। तो यमुना नदी मिल गई गंगा नदी में इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मिल गई। और ये जो टोंस नदी है वो क्या करती है, डायरेक्ट किससे मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। तो सोन नदी और टोंस नदी ऐसी नदियां हैं जो किससे मिलेगी, यहाँ पर गंगा नदी से।
उत्तर प्रदेश में ही मिलेगी, लेकिन कौन सी नदी से मिलेगी? गंगा नदी से। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सोन नदी और टोंस नदी किसमें जाकर मिलती है, किसमें समाहित होती है? गंगा नदी में डायरेक्ट जाकर। ठीक है, तो आप लिखेंगे सतना से निकलती है, आप यहाँ पर लिख लेंगे। सतना में एक स्थान पड़ता है जुलेरी, यहाँ पर सतना में आपको एक स्थान मिलेगा जुलेरी। तो जुलेरी सतना से निकलती है कौन सी नदी? टोंस नदी। आप देखेंगे सतना यहाँ पर रीवा में ये भी प्रवाहित होगी, और रीवा में इसकी सहायक नदियां बहुत सारी है जो क्या करेगी? जलप्रपात बनाएगी। और जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो झरना है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, रीवा में। ठीक है, तो हम फटाफट से लिख लेते हैं इसके फैक्ट, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे टोंस नदी, लिखेंगे टोंस नदी का उद्गम। ये छोटे छोटे से फैक्ट हमको पर, लेकिन नदियों को हमको अच्छे से पढ़ना है। तो आप लिखेंगे कहाँ से? जुलेरी जो सतना में है, वहां से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। इसके बाद देखेंगे इसका समापन कहाँ होता है। तो आप देखेंगे ये गंगा नदी में मिलती है, कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो आप देखेंगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। डायरेक्ट जाकर किससे मिलती है? गंगा नदी से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके जो सहायक नदियां हैं, आप देखेंगे तो सहायक नदियां आप लिख लें। सहायक नदियां आप देखने को मिलेगी, तो रीवा में सबसे ज्यादा इसकी सहायक नदियां हैं। तो आप देखेंगे बीहड़ नदी, सेलर नदी, ठीक है, महान नदी। इन नदियों पर आपको क्या मिलेंगे? ऊंचे ऊंचे जलप्रपात देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब नदियां लिख लें आप। ठीक है, तो आप लिखे सेलर नदी, बीहड़ नदी और महानदी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। इसके बाद आप देख लें किसके जलप्रपात। तो आप देखेंगे इसमें जलप्रपात आपको सबसे पहले तो जो जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात, ये रीवा में है सब जलप्रपात। उसके बाद आप देखेंगे पियावन जलप्रपात, उसके बाद देखेंगे बीहड़, बीहड़ जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। ठीक, सॉरी बीहड़ नहीं, बहुती और चचाई। ठीक है, कौन सा? चचाई जलप्रपात और बहुती जलप्रपात। तो आप इसमें नदियों के नाम लिख लें कि आपको पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर देखने को मिलेगा। तो लिख लें आप पूर्वा जलप्रपात कहाँ है? टोंस नदी पर। कहाँ पर? रीवा में। कहाँ पर? रीवा में। उसके बाद आप देखेंगे कि पियावन जलप्रपात, पियावन जलप्रपात और चचाई, ये दोनों आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलेगा? बीहड़ नदी पर। तो बीहड़ नदी पर है पियावन भी और चचाई भी। पहले चचाई जलप्रपात को कहा जाता था कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन जो अभी बहुटी जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलेगा? सेलर नदी पर। तो सेलर नदी पर है कौन सा जलप्रपात? हमारा बहुटी जलप्रपात। तो बहुटी जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेलर नदी पर। और इसमें एक फैक्ट और ऐड कर लें कि ये स्थित कहाँ है। तो आप बहुटी जलप्रपात देखेंगे पहले सतना में आता था, लेकिन अब सतना से अलग होकर नया जिला कौन सा बन गया है? मऊगंज। आप देखेंगे कि सतना से 2024 में नया जिला कौन सा बना है अलग होकर? तो आप देखेंगे कौन सा? मऊगंज। तो मऊगंज में आपको ये देखने को मिलेगा, कहाँ पर? मऊगंज में। ठीक है, और ये क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लिख लेंगे यहाँ पर कि जो बहुती जलप्रपात है वो क्या है? मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? मऊगंज में। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि मऊगंज में आपको देखने को मिलेगा कौन सा जलप्रपात? बहुटी जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा जलप्रपात? बहुटी जलप्रपात। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? टोंस नदी। आप देखेंगे टोंस नदी जो है वो उसका उद्गम आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? तो टोंस नदी का जो उद्गम है वो जुलेरी सतना से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये मऊगंज, मऊगंज में इसकी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी कौन सी नदी? सेलम नदी। ठीक है, जिस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? बहुती जलप्रपात बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे
कि ये इसका समापन कहाँ होता है, तो आप देखेंगे ये प्रयागराज के पास जाकर किससे मिल जाती है, डायरेक्ट गंगा नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। तो प्रयागराज के पास जाकर ये क्या करती है, गंगा नदी में समाहित हो जाती है। उसके बाद अब इसकी सहायक नदियां देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी, रीवा में आपको ज्यादा नदियां इसकी देखने को मिलेगी, और जो ऊंचे ऊंचे जलप्रपात है मध्य प्रदेश के वो भी आपको टोंस नदी की सहायक नदियों में ही देखने को मिलेंगे। तो आप पूर्वा जलप्रपात देखेंगे टोंस नदी पर ही आपको मिलेगा। उसके बाद आप सेलर नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि चचाई जलप्रपात आपको रीवा में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अलावा एक और जलप्रपात हमारा पूर्वा जलप्रपात और चचाई और पियावन जलप्रपात, ये दोनों कहाँ पर है, बिहार नदी पर है। तो आपको ये अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है टोंस नदी कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वन लाइनर जो फैक्ट है उसमें ये सभी आपको क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप फटाक से ये लिख लेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सोन नदी। तो हमारी सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। आप देखेंगे कि ये जो उत्तर उत्तर की नदियां थी, आप देखेंगे आप सोन नदी की अगर हम बात करेंगे तो सोन नदी सतपुड़ा मेकल वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, सतपुड़ा में हमने जो पढ़ा था मेकल वाला, जो सतपुड़ा का कौन सा विस्तार है, पूर्वी विस्तार। कौन सा विस्तार है, पूर्वी विस्तार। तो वहां पर आपको कौन से मेकल श्रेणी देखने को मिलेगी, और मेकल श्रेणी में आपको कौन सा जलप्रपात सॉरी मेकल श्रेणी से आपको कौन सी नदी उद्गम होगी, 3 नदियों का उद्गम होगा। एक तो नर्मदा नदी इस तरीके से आएगी पश्चिम की तरफ, आप देखेंगे उत्तर की तरफ जाएगी कौन सी नदी, सोन नदी, और जोहिला नदी भी आपको उत्तर की तरफ जाती हुई दिखेगी। ठीक है, तो सोन नदी आप हेडिंग डालेंगे, और सोन नदी फटाफट से आप मैप में बना लेंगे कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। सोन नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोन नदी को कहा जाता है कि जो सोन नदी है वो नदी नहीं नद है, मतलब उसको मेल किस में गिना जाता है, ऐसा कहीं पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मेकल श्रेणी मिलेगी, यहाँ से इस तरीके से निकलेगी कौन सी नदी, सोन नदी, और इस तरीके से जाकर बिहार में, कहाँ पर, बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार वाले राज्य में, बिहार राज्य में क्या करेगी ये जाकर इस तरीके से किसमें मिल जाएगी, तो आप देखेंगे गंगा नदी में डायरेक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है, सोन नदी। ठीक है, आप देखेंगे निकली कहाँ है, यहाँ से अमरकंटक, कहाँ पर, जिला अनूपपुर। तो मेकल श्रेणी आप लिख लें, ये भी लिख लें कि यहाँ अमरकंटक में भी कहाँ वाले कौन सतपुड़ा के मेकल श्रेणी से निकलती है। ठीक है, मेकल वाला श्रेणी जो है वहां से निकलती है कौन सी नदी, सोन नदी। तो आप सोन नदी हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे फटाफट से, तो सोन नदी, सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, फिर उसकी लंबाई कितनी है ये लिखना है हमको। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसका समापन कहाँ हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है। ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो इतने फैक्ट। उसके बाद हम कौन कौन से जिले या शहर में प्रवाहित होती है, उसके बाद कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, उसके बाद इससे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हमको लिखना है। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ हुआ है। तो आप लिखेंगे उद्गम मैंने बताया है अमरकंटक, अनूपपुर से, अमरकंटक, अनूपपुर। तो आप इसमें साइड में लिख लेंगे कि आप देखेंगे कौन सी यहाँ पर आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। तो सतपुड़ा का जो पश्चिम पूर्वी वाला एरिया है, पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, मेकल श्रेणी, आप तो यहाँ पर लिख लेंगे आप कि मेकल श्रेणी। ठीक है, आप आपके नोट्स में भी अलग अलग पेन का यूज करें ताकि आपको क्या होगा, पढ़ने में मजा भी आएगा और याद भी हो जाएगा। आपको जब रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा रेड से मैंने मेकल श्रेणी लिखा हुआ था वहां पे, तो आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको ऐसा याद आएगा कि अरे हाँ वहां पर ऐसा रेड पेन से नहीं लिखा हुआ था मेकल श्रेणी। अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं बार बार, अगर आपके जो नोट्स हैं अगर आप उसको बार बार देखेंगे तो आपको जरूर परीक्षा में याद आएगा कि हाँ मैंने यहाँ पर ये वाली चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको पढ़ना तो है, साथ साथ में अच्छे से क्या करते जाना है, रिविजन भी करते जाना है। ठीक है, तो आप देखिए ये कहाँ से निकल रही है, मेकल श्रेणी से। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई आप देख लें तो आप देखेंगे इसकी लंबाई आपको लगभग देखने को मिलेगी कितनी, 780 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई आपको देखने को मिलेगी, 780 किलोमीटर। इसके समापन की अगर हम बात करें तो ये बिहार में जाती है। ठीक है, कहाँ पर, बिहार में, उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में जाकर कहाँ पर मिल जाएगी, डायरेक्ट गंगा नदी से। टोंस नदी और सोन नदी डायरेक्ट गंगा नदी से मिलती है, लेकिन इनमें क्या एक अंतर है कि आप देखेंगे कि टोंस नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास जाकर गंगा नदी से मिलेगी, लेकिन अगर आप सोन नदी की बात करेंगे तो ये बिहार राज्य में जाकर किससे मिलेगी,
हमारी गंगा नदी से मिलेगी। ठीक है, तो आप समापन इसका लिख लेंगे कि पटना के निकट क्या करती है, गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तो लिखेंगे पटना के निकट में लास्ट में जब पूरी नदियां हो जाएगी तो एक मैप बना लेंगे और उसमें पूरी नदियों को बड़ा मैप बनाकर उसमें पूरी नदियों को मैं आपको शो कर दूंगी। तो आपको क्या करना है, वो पूरी जो मैप है उसको अपनी कॉपी में A4 साइज पेज में बनाकर क्या कर लेना है, अपनी दीवार पे जहां भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पर लगा लेना है और बार बार उनको देखना है। तो आपको उनकी लोकेशन अच्छे से याद हो जाएगी कि अच्छा नर्मदा नदी इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से बह रही है। हाँ, तो अगर आपको जो एमपी का मैप है अगर वो अच्छे से याद है, उनके जो जिले की लोकेशन है वो अगर अच्छे से याद है तो आप आसानी से नदियों को अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पटना के निकट क्या करती है, यहाँ पर गंगा नदी में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। अब आप सोन नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो आपको सोन नदी की सहायक नदियां मिलेगी। तो कौन कौन सी नदियां हैं, जोहिला, रिहंद, उसके बाद आप देखेंगे गोपद। ये जोहिला नदी भी एग्जाम में आ चुका है कि जोहिला नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की। तो जोहिला, उसके बाद गोपद, रिहंद, उत्तरी कोयली, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो क्या है, हमारी सोन नदी की सहायक नदियां हैं। अब इसके प्रमुख शहर कौन कौन से हैं वो आप जरा लिख लेंगे कि कौन कौन से शहर से निकलती है, मतलब कौन कौन से शहरों में ये प्रवाहित होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो है अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर से तो निकलती है तो अनूपपुर से ये शहडोल जाती है। ठीक है, आप जब एमपी का मैप देखेंगे तो आपको यहाँ अनूपपुर दिखेगा, अनूपपुर से इसका उद्गम होता है, उसके बाद ये शहडोल जाती है। ठीक है, शहडोल के बाद ये कहाँ जाती है, उमरिया जाती है, यहाँ पर आपको उमरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद रीवा, सतना, सतना वाले क्षेत्र में प्रवाहित होगी, रीवा में सीधी, यहाँ पर आपको सीधी सिंगरौली मिलेगा। उसके बाद कहाँ जाती है, बिहार जाकर क्या मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो आप देखेंगे अनूपपुर ही आपको सबसे पहले जिला मिलेगा देखने को, तो अनूपपुर। उसके बाद आप देखेंगे अनूपपुर के, आप जब आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा अनूपपुर के पास शहडोल, शहडोल के आप अनूपपुर और शहडोल के ऊपर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उमरिया। उसके बाद आप देखेंगे आगे जाएंगे तो आपको सतना देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि रीवा आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि सीधी और सिंगरौली, सीधी और सिंगरौली, सिंगरौली से निकलती है यहाँ से और इसके बाद ये कहाँ चले जाती है, यूपी वाले क्षेत्र में रहती है। तो आप राज्य देख लेंगे कि कौन कौन से राज्य, तो मध्य प्रदेश तो है ही, साथ में आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि बिहार में जाकर ही तो इसका समापन हो रहा है, कहाँ पर, हमारी गंगा नदी में। इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो आप परियोजनाएं लिख लेंगे। तो बाण सागर परियोजना का आपने नाम सुना होगा, तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे, बाण सागर परियोजना, जो आपको शहडोल में देखने को मिलेगी। आप देखेंगे शहडोल में ये नदी प्रवाहित हो रही है, सोन नदी, तो शहडोल में देखने को मिलेगी, शहडोल के देवलोन में, शहडोल के देवलोन में आपको क्या मिलेगी, बाण सागर परियोजना आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद ठीक है, और ये भी लिख लेना कि बाण सागर परियोजना क्या है। तो बाण सागर परियोजना जो है तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी आप देखेंगे आपको यहाँ पर शहडोल देखने को मिलेगा और यहाँ शहडोल के देवलोन में आपको क्या देखने को मिलेगी, बाण सागर परियोजना देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो परियोजना है आपको थोड़ा इधर मिलेगी। तो ये परियोजना जो है, तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो आप लिख लेंगे कि मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ऐसा परियोजनाएं आ जाती है, मैं एक बार आपको चार्ट बनवा के पूरी परियोजनाएं लिखवा दूंगी। ठीक है, तो ऐसा आ जाता है कि बाण सागर परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो तीनों राज्यों में प्रवाहित हो रही है, इसलिए तीनों राज्यों की ये क्या है, संयुक्त परियोजना है। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं आप देखेंगे कि कुछ एक दो परियोजनाएं ऐसी भी है कि आप देखेंगे कि उसका तो गुजरात से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो है नहीं। आप देखेंगे ताप्ती नदी, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश गुजरात में प्रवाहित हो रही है, तो ताप्ती नदी पे जो भी परियोजना चल रही है वो किसकी परियोजना भी होगी, गुजरात की भी संयुक्त परियोजना होगी। ठीक है, तो आप अधिकतर यही देखेंगे कि जो जिस राज्य में प्रवाहित हो रही है उन सभी राज्यों की क्या होती है, वो संयुक्त परियोजना होती है। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो ये हमारी लगभग लगभग सोन नदी कंप्लीट होने वाली है। इसमें जो कुछ फैक्ट और है तो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें कुछ फैक्ट और लिख लें कि एक रिहंद परियोजना भी है। इसमें परियोजना में आप लिख लें
कि सोन नदी पर ही कौन सी एक और परियोजना आपको देखने को मिलेगी, रिहंद परियोजना, जो इसकी सहायक नदी है, रिहंद नदी की सहायक नदी है, उस पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको सीधी वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, सीधी जिला। तो आप देखेंगे कि सीधी जिले में जो है आपको हनुमना उद्वहन सिंचाई प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लिखेंगे हनुमना उद्वहन सिंचाई प्रोजेक्ट। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, सीधी जिले में। छोटी छोटी एग्जाम्स में ऐसे जो थोड़े अंदर वाले फैक्टर होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो आप लिख लेंगे कि हनुमना उद्वहन सिंचाई परियोजना जो कहाँ पर है वो सीधी जिले में है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो बेतवा नदी, सोन नदी और टोंस नदी कंप्लीट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं बेतवा नदी, सॉरी सोन नदी का। तो आप देखेंगे सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक के अनूपपुर से होता है। और सैकल श्रेणी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ऐसा आ सकता है कि भाई सोन नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से हुआ है, भाई सतपुड़ा, विंध्याचल दे दे आपको, कैमूर दे दे, भांडेर दे दे, तो आपको क्या याद रखना है कि सतपुड़ा के मेकल वाले भाग से हुआ, मतलब सतपुड़ा से ही हुआ है ना। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई आप देखेंगे कि कितनी है, 780 किलोमीटर है। पटना के निकट ये गंगा नदी में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। इसकी सहायक नदी आपको याद रखना है। ठीक है, जोहिला नदी, रिहन नदी, गोपद नदी और उत्तरी कोयली, क्योंकि सहायक नदियों से क्वेश्चन आते ही है। उसके बाद हम जिले देख लेंगे, अनूपपुर से निकलती है, उसके बाद शहडोल जाती है, शहडोल के बाद उमरिया, उमरिया के बाद सतना, सतना से रीवा, रीवा से सीधी और फिर उसके बाद सिंगरौली। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर राज्य कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों में और इसकी जो परियोजना है वो कौन सी परियोजना है, सबसे बड़ी बाण सागर परियोजना, जो शहडोल के कहाँ है, देवलोन में है। और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे हनुमना सिंचाई प्रोजेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको सीधी जिले में देखने को मिलेगा। और एक रिहंद परियोजना मिलेगी जो रिहंद नदी पर है, और रिहंद किसकी सहायक नदी है, हमारी सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश की जो उत्तरी नदियां हैं वो लगभग पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कल हम जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी, उसको अच्छा पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। ठीक है, अगर कुछ नदी बच गई होगी तो मैं कल की क्लास में करवा दूंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नर्मदा नदी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नर्मदा नदी में हम लगभग यही सब पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद जो वहां पर जो भी परियोजनाएं चल रही है, ठीक है, उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। नर्मदा नदी को हम, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, उसको हमको क्या करना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारी नर्मदा नदी को पढ़ना। ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मालवा की गंगा जो है वो किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करें। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि जब भी मैं अपनी क्लास लूंगी, वीडियो डालूंगी, तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, क्लास को देखना है। ये एमपीपीएससी और जो भी एमपी की एग्जाम्स होती है उसके लिए क्या है, एक अच्छी क्लास है जिसमें मैं सभी फैक्ट जो है वो कवर करवा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी मैं जल्दी से क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। और अब कल मिलते हैं हम नई नदी के साथ, नर्मदा नदी के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।